Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। सो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फर्स्टली अबाउट द ट्रेड डील व्हिच हैज हैपेंड बिटवीन यूएस एंड बांग्लादेश एंड फर्दर उसका इम्पैक्ट आज हमने इंडिया के टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी देखा, क्योंकि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया के, तो उनके लिए कंपटीशन गेम काफी चेंज हो गई एंड उसकी वजह से आज स्टॉक्स हमें प्रेशर में भी दिखे। सेकेंडली हम बात करेंगे डीआईआईज और एफआईआईज के बारे में। तो काफी टाइम से हम एक न्यूज सुन रहे थे कि लगातार एफआईआईज इंडिया में सेलिंग कर रहे हैं एंड पहली बार अब ऐसा हमने सुना है कि डीआईआई से ज्यादा निफ्टी 50 में ओनरशिप अब एफआईआई से ज्यादा अब निफ्टी 50 में ओनरशिप अब डीआईआईज की है। तो क्या ये सिर्फ डेटा पॉइंट है या फिर इंडियन मार्केट में जो पहले एक स्ट्रक्चर चलता था कि एफआईआईज का बहुत ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन होता था, उसमें एक मेजर चेंज आया है। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द डेटा जो कि एएमएफआई ने रिलीज किया है जनवरी 2026 के लिए। तो यहाँ पर नंबर्स क्लियरली हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कहीं ना कहीं एक थोड़ा फॉल दिखा है कंपेयर टू गोल्ड ईटीएफ्स। वहां पर काफी ज्यादा पैसा अब इन्फ्यूज किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेंड चेंज क्यों है। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट द डेटा विच इज गिवन बाय एफएडीए, जनवरी का डेटा है एंड यहाँ पर हम टू व्हीलर्स ट्रैक्टर्स सीवीज इन सब के डेटा के बारे में देखेंगे कि ऑटो सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है ओवरऑल एंड क्या फर्दर हम इससे डिसाइड कर पाएंगे आगे सेक्टर के लिए। ऑल्सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन न्यूज को मार्केट ने कैसे प्राइस इन किया है एंड कौन से सेक्टर्स में एक नियर टर्म वोलेटिलिटी या एक नियर टर्म पॉजिटिव मूवमेंट हम देख सकते हैं। सो अगर आप हेडलाइंस के पीछे का रियल मार्केट लॉजिक समझना चाहते हो सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस और बांग्लादेश की डील के बारे में एंड इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक नया ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस हुआ है एंड सबसे बड़ा ट्रिगर जो आ रहा है सामने वो है जीरो ड्यूटी एक्सेस कुछ सिलेक्टेड टेक्सटाइल और एपरल प्रोडक्ट्स में। और यही से मार्केट में एक हमने नेगेटिव मोमेंटम देखा इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के स्टॉक में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यूएस ने बांग्लादेश को क्या ऑफर किया है। तो सबसे पहले तो जो प्रपोज टैरिफ था वो 37% था, अगस्त में वो रिड्यूस होकर 20% हुआ एंड द फाइनल टैरिफ 19% है। सेकेंडली जो मेजर न्यूज आ रही है वो ये है कि जीरो ड्यूटी एक्सेस मिला है विच इज द वेरी बिग न्यूज फॉर द टेक्सटाइल एंड गारमेंट एक्सपोर्ट्स। वहां पर 0% टैरिफ लगेगा बेसिकली, बट इसमें कुछ कंडीशन है कि जो गारमेंट्स यूएस ओरिजिन कॉटन या फिर मैन मेड फाइबर से बने होंगे उनमें ही ये 0% टैरिफ अप्लाई होगा एंड बाकी सब में नहीं। साथ ही में बांग्लादेश जितना ज्यादा यूएस से कॉटन एमएमएफ इंपोर्ट खरीदेगा उतना ज्यादा जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट कोटा उसे मिलेगा। नेगोशिएशंस की बात करें तो 9 महीने से ये बातचीत के बाद डील साइन हुई है। इसमें मेजर रोल बांग्लादेश के इंटरिम चीफ मोहम्मद यूनुस का रहा है। अगर मैं बताऊं कि इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए ये न्यूज क्यों नेगेटिव है, तो इंडिया ने भी यूएस के साथ अभी रिसेंटली डील करी थी एंड उसमें हमने देखा था कि जो टैरिफ थे वो 18% तक रिड्यूस कर दिए गए थे इंडिया यूएस ट्रेड डील में। तो उसके साथ हम देख सकते हैं कि जब ये चीज हुई थी इंडिया यूएस इंटरिम फ्रेमवर्क में, तो अब प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश को 0% टैरिफ एडवांटेज मिल गया, चाहे वो सिर्फ सिलेक्टेड कैटेगरीज में ही क्यों ना हो। तो इससे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया को वो पड़ेगा रेडीमेड गारमेंट्स में और लो मार्जिन वॉल्यूम बेस्ड एक्सपोर्ट्स में प्राइस सेंसिटिव यूएस बायर्स के लिए, क्योंकि अब बांग्लादेश एक चीपर ऑप्शन बन जाएगा। इसका रिजल्ट यही होगा कि ऑर्डर डाइवर्जन का फियर बना रहेगा एंड इंडिया से बांग्लादेश शिफ्ट होने का रिस्क भी रहेगा। मार्केट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल इस अनाउंसमेंट के बाद जो हमने इंडिया के टेक्सटाइल स्टॉक्स थे उसमें क्या मेजरली हिट होते हुए हमने देखा, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो कुछ बड़े नाम है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल, अरविंद, पर्ल ग्लोबल, ये सब नियरली 3 से 5% तक आज गिरे थे एंड ये सेल ऑफ इसलिए भी इतना ज्यादा शार्प था क्योंकि पहले इंडिया यूएस डील की होप्स में स्टॉक रैली ऑलरेडी कर चुके थे। अब मार्केट ने रिलेटिव एडवांटेज को प्राइसिंग किया है। ओवरऑल अगर हम बिगर पिक्चर पे देखें तो अभी बांग्लादेश की बात करें तो यूएस एपरल मार्केट में सिलेक्टेड सेगमेंट्स में उसको एक काफी स्ट्रॉन्ग एज मिला है फॉर श्योर। जीरो ड्यूटी कॉस्ट एफिशिएंसी तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन उसके पास है। इंडिया की बात करें तो इंडिया को टैरिफ कट से बेनिफिट तो है, पर कंपटीशन अब ज्यादा टफ हो गया है क्योंकि ऑब्वियसली अब बांग्लादेश की तरफ से एक ज्यादा उसे एज है।
नियर टर्म में हम यही देख सकते हैं कि जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी रहे, जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती कि कौन से प्रोडक्ट्स को जीरो ड्यूटी मिलेगा, ऑर्डर्स का एक्चुअल फ्लो कहाँ शिफ्ट हो रहा है। एंड टेक्सटाइल सेक्टर में अब सिर्फ टैरिफ कट नहीं बल्कि टैरिफ डिफरेंशियल गेम चेंजर बन गया है। सो लेट्स सी कि आगे जाकर कैसे मार्केट में ये रिलेटिव एज कैसे प्राइस इन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक हिस्टोरिक मूवमेंट की, जो कि मार्केट्स में देख सकते हैं हम कि डीआईआईज ने पहली बार एफआईआईज को ओवर टेक किया है इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप, जो कि हम निफ्टी 50 इंडेक्स में देखते हैं। अगर डेटा से बात करें तो दिसंबर 2025 में फॉर दैट क्वार्टर डीआईआई की होल्डिंग 24.8% थी, वहीं एफआईआई की होल्डिंग 24.3% थी, एंड इट वाज द 8 क्वार्टर लोएस्ट लेवल। पहले डीआईआई ओवरऑल मार्केट में एफआईआई को क्रॉस कर चुके थे, पर निफ्टी 50 जैसे लिक्विड फ्लैगशिप इंडेक्स में ये पहली बार हुआ है, और इसी वजह से ये इवेंट काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल माना जा रहा है। अगर हम ये देखें कि डीआईआई इतने पावरफुल कैसे बन गए, तो क्लियरली डीआईआई का जो डोमिनेंस है, इसके पीछे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक रीजंस हैं। इट्स नॉट समथिंग जो एक वन टाइम चीज हमें दिख रही है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज हम देख सकते हैं कि रिकॉर्ड एसआईपी इनफ्लोज, क्योंकि कैलेंडर ईयर 2025 की मैं बात करूं तो उसमें जो एसआईपी इनफ्लोज थे वो नियरली 3.34 लाख करोड़ तक रहे, एंड मंथली एसआईपी या मार्केट वोलेटिलिटी से नहीं डरती, हम क्लियरली देख सकते हैं। साथ ही में पेंशन और इंश्योरेंस मनी का भी शिफ्ट हम देख सकते हैं, क्योंकि ईपीएफओ, इंश्योरेंस, पेंशन फंड्स ने इक्विटी एलोकेशन को काफी बढ़ाया है, और कुछ नए एएमसीज की एंट्री भी हुई है। तो इट मींस ज्यादा फंड, ज्यादा स्कीम, ज्यादा पार्टिसिपेशन, एंड ऑल्सो जो डोमेस्टिक मनी थी वो काफी लॉन्ग टर्म होती है। अनलाइक एफआईआई फ्लोज जो होते हैं वो मैक्रो पे तुरंत रिएक्ट करते हैं, बट डोमेस्टिक मनी कंपैरिजन में ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। तो एक्सपर्ट्स का भी क्लियर यही व्यू है कि ये कोई शॉर्ट टर्म साइकिल नहीं है, एक स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन हम इसे बोल सकते हैं क्लियरली। बट अब ये भी क्वेश्चन है कि एफआईआई क्यों पीछे हट रहे हैं। अगर पहले उनका इतना मेजर कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन रहता था, तो अब सडनली एफआईआई इतना पीछे क्यों हट रहे हैं। तो उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि काफी रीजंस हैं। इसका रीजन सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये ग्लोबल कैपिटल रिएलोकेशन का पार्ट है। अब इसमें कुछ मेजर रीजंस हैं, लाइक वीकनिंग रूपी, ग्लोबल मार्केट में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलना, बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल और ट्रेड की अनसर्टेनिटी होना। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि लास्ट 5 साल में एफआईआई ने 9.96 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिव सेलिंग किया है, एंड फिर भी निफ्टी ने अच्छा रिटर्न दिया एब्सोल्यूट रिटर्न्स की अगर हम बात करें। मतलब कि डोमेस्टिक फ्लोज ने पूरा का पूरा एफआईआई सेलिंग एब्जॉर्ब कर लिया। ओनरशिप ट्रेंड की भी बात करें तो यहाँ पर भी एक क्लियर फ्लो हमें दिखता है, शिफ्ट दिखता है। निफ्टी 50 ओनरशिप मूवमेंट की बात करें तो उसमें अगर एफआईआई होल्डिंग्स देखें तो 90 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बढ़े, एंड 20 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 90 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर गिरे हैं, एंड 20 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डीआईआई होल्डिंग्स की बात करें तो ऑन द अदर हैंड वो 170 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं, एंड 30 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज द ऑल टाइम हाई। एंड उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि स्टॉक वाइज एक्शन भी अगर हम देखें तो एफआईआई ने 78% निफ्टी 50 स्टॉक्स में स्टेक रिड्यूस किया है, वहीं डीआईआई ने 82% इंडेक्स कंपनीज में होल्डिंग बढ़ाई है। वैल्यू टर्म्स में भी डीआईआई एसेट्स जो अभी अंडर कस्टडी हैं, दैट इज $24.8 billion, एंड एफआईआई में $24.3 billion। सो ओवरऑल इंडियन इक्विटी मार्केट्स अब फॉरेन मनी पे डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। वोलेटिलिटी के टाइम डीआईआई शॉक एब्जॉर्बर्स बन चुके हैं, एंड सडन एफआईआई एग्जिट का इम्पैक्ट पहले बहुत मेजर होता था, बट अब नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि अब पैनिक सेलिंग कम हो रही है, एक बेटर प्राइस डिस्कवरी हम देख पा रहे हैं, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्गर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बेस। Now let's move to our next story for today, which is about the data जो कि AMFI ने रिलीज किया था, एंड उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक मैसेज वहां पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इन्वेस्टर्स मार्केट से बाहर नहीं जा रहे हैं, बस पोर्टफोलियो को अपना थोड़ा डिफेंसिव बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड इनफ्लोज है, इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज वो थोड़े ज्यादा डाउन हुए। इक्विटी इनफ्लोज 24,029 करोड़ रहे, एंड मंथ ऑन मंथ फॉल अगर हम देखें तो इट्स 14.3%, सेकंड स्ट्रेट मंथ रहा ये स्लो डाउन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नंबर्स लॉन्ग टर्म एवरेजेस के अराउंड ही हैं, मतलब कि पैनिक एग्जिट नहीं है, सिर्फ सेंटिमेंट कूलिंग है। अगर मैं गोल्ड ईटीएफ्स की बात करूं तो वो काफी ज्यादा स्पॉटलाइट पे दिखे, एंड यहीं पे हम एक रियल शिफ्ट क्लियरली देख सकते हैं। क्योंकि गोल्ड ईटीएफ के जो फ्लोज थे वो 24,040 करोड़ रहे, एंड मंथ ऑन मंथ जंप इज मोर देन 100%। दिसंबर के बाद ये सेकंड मैसिव स्पाइक हम यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ 2 महीने में गोल्ड ईटीएफ इनफ्लोज 6 टाइम्स हो गए। पर ये क्यों हुआ?
क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड टेंशन था, ऑल्सो सेफ हेवन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, डाइवर्सिफिकेशन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। गोल्ड क्लियरली टैक्टिकल एलोकेशन ऑफ चॉइस बन गया है। अगर इसी जगह हम डेट फंड्स की बात करें तो डेट फंड्स में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने के लिए मिला है, क्योंकि नेट इनफ्लोज जो डेट फंड्स में नहीं है दैट इज 74,827 करोड़ एंड पिछले कुछ महीनों के हेवी आउटफ्लोज के बाद ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था। अभी जो प्रेफरेंस हम देख सकते हैं कि वो प्रॉपरली लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स की तरफ है, लॉन्ग ड्यूरेशन डेट से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होते हुए हमें दिख रहा है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो जो टोटल नेट इनफ्लोज है दैट इज 1.56 लाख करोड़, इंडस्ट्री एयूएम 81.01 लाख करोड़ विच इज अ 1% ग्रोथ मंथ ऑन मंथ। एयूएम मिक्स की बात करें तो इक्विटी एयूएम अभी भी काफी ज्यादा डोमिनेंट है एंड इक्विटी का क्राउन अभी भी इंटैक्ट है। कैटेगरी लेवल्स पे हम बात करें तो जो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है उसमें इनफ्लोज थोड़े कूल डाउन हुए हैं, रिस्क एपेटाइट थोड़ी टोन डाउन हुई है। लार्ज कैप्स में इनफ्लोज इंप्रूव हुए हैं विच शोज की स्टेबिलिटी है ओवर एग्रेशन, पीपल आर प्रेफरिंग स्टेबिलिटी मोर। गोल्ड ईटीएफ्स भी काफी ज्यादा विनर रहे एंड शॉर्ट ड्यूरेशन डेट प्रेफर किया गया ओवर द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो क्लियरली ये कोई इक्विटी सेल ऑफ नहीं है, ये मार्केट का एग्जिट फेज नहीं है, ये है पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग फेज। ओवरऑल इन्वेस्टर माइंडसेट अभी जो दिख रहा है वो ये है कि इक्विटी में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, गोल्ड और डेट से वो हेज करना चाहते हैं एंड वोलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर भी रहना है, साथ ही में स्ट्रेट लाइन रिटर्न्स एक्सपेक्ट अभी नहीं हो रहे हैं। तो जनवरी का म्यूचुअल फंड डाटा क्लियरली ये बोल रहा है कि रिस्क को कम करना है एंड रिटर्न्स चेज नहीं करने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एंड द फाइनल न्यूज फॉर टुडे, जहां पर हम देखेंगे कि जनवरी 2026 में एफएडीए ने क्या डेटा रिलीज किया है फॉर द ऑटो सेल्स। एंड यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो टोटल व्हीकल रिटेल सेल्स थी दैट वाज 27.2 लाख यूनिट्स, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखे तो 17%। तो ग्रोथ ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट्स में दिखी, मेजरली टू व्हीलर्स एंड बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड, इंप्रूव्ड अर्बन सेंटिमेंट एंड फ्रेट एंड इंफ्रा एक्टिविटी का पिकअप। टू व्हीलर्स की मैं बात करूं सो इट वाज द ग्रोथ इंजन नंबर 1, क्योंकि टू व्हीलर्स में अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट 20% से भी ज्यादा विच इज सबसे ज्यादा। एंड ड्राइवर्स जो मेनली रहे इसके वो थे कि रूरल कैश फ्लो काफी बेटर हुआ, वेडिंग सीजन की भी डिमांड थी एंड एंट्री लेवल से हायर वैल्यू की मोटरसाइकिल्स पर शिफ्ट रहा। अब ये सिर्फ वॉल्यूम स्टोरी नहीं है, वैल्यू अपग्रेड स्टोरी भी है। कुछ और सेगमेंट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स 22% बढ़े, क्यों? क्योंकि एग्री इकोनॉमी रिवाइवल हमने देखा। थ्री व्हीलर्स की मैं बात करूं तो वो भी लगभग 18% तक बढ़े। अब इसमें भी रीजन ये था कि मोबिलिटी और लास्ट माइल डिमांड की वजह से कमर्शियल व्हीकल्स 15% बढ़े, एलसीवीज और एचसीवीज दोनों में 15% की ग्रोथ आई। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें सो पैसेंजर व्हीकल्स में डिमांड दिखी, 7.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी। ओवरऑल रूरल इंडिया का कंट्रीब्यूशन 56% रहा टोटल ऑटो सेल्स में। मतलब जो ग्रोथ थी वो सिर्फ टॉप सिटीज तक लिमिटेड नहीं थी। अगर एसयूवीज, कॉम्पैक्ट एसयूवीज और एंट्री लेवल मॉडल्स की बात करें तो उसके थ्रू एक डीपर भारत तक स्प्रेड हो रहा है। ओवरऑल इन्वेंट्री और डीलर सेंटिमेंट भी एक कंफर्टेबल जोन में है। पीवी इन्वेंट्री 32 टू 34 डेज रही, डीलर की एक्सपेक्टेशन इज फॉर 72%, डीलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेब में ग्रोथ होगी एंड 80% एक्सपेक्ट करें कि देयर वुड बी हायर सेल्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओवरऑल टेलविंड्स भी काफी सारे हैं बिकॉज इंफ्रा एग्री फोकस बजट रहा, जीएसटी 2.0 के बाद पॉलिसी कंटिन्यूटी भी रही। कुछ रिस्क है जो कि हमें अपने माइंड में रखने चाहिए, दैट इज की हाई बेस इफेक्ट आगे आने वाले महीनों में आ सकता है। फेब्रुअरी का शॉर्टर वर्किंग मंथ भी एक देखने वाली चीज रहेगी एंड एग्रेसिव डिस्काउंटिंग मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकता है। साथ ही में स्टेट इलेक्शंस की वजह से लोकल डिस्ट्रप्शंस हम देख सकते हैं। ओवरऑल जनवरी का ऑटो डेटा एक क्लियर मैसेज देता है कि ये कोई फेस्टिव स्पाइक नहीं है, एक डिमांड रिकवरी हम इसको क्लियरली बोल सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल फॉर ऑल द 5 न्यूज वी नीडेड टू कवर इन टुडेज वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हमने बात करी है अबाउट टेक्सटाइल स्टॉक्स। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया के जो टेक्सटाइल स्टॉक्स है वहां पर हम एक नेगेटिव सेल ऑफ मोमेंटम देख रहे थे आज, एंड इट इज बिकॉज कि इंडिया का अभी रिसेंटली ट्रेड डील हुआ था यूएस के साथ जहां पर 18% टैरिफ्स को फिक्स किया गया था। वहीं ऑन द कॉन्ट्री बांग्लादेश के साथ अभी जो ट्रेड डील हुआ है वहां पर ये बताया गया है कि 0% टैरिफ लगेगा और जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा बांग्लादेश के टेक्सटाइल कंपनीज को। तो एक कंपटीशन की वजह से ये चीज हम देख पा रहे हैं। Secondly, we talked about the
न्यूज़ की डीआईआईस ने निफ्टी 50 में एफआईआईस को पहली बार ओवरटेक किया है एंड ये सिग्नल किस चीज़ को दिखाता है? देन हमने 2 डेटास के बारे में बात करी। सो एएमएफआई ने अपना डेटा रिलीज़ किया था फॉर द म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड ईटीएफ, जहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक शिफ्ट हमने देखा इन्वेस्टर्स का। एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट द ऑटो सेल्स का जो पिकअप रहा, डिमांड रिकवरी रही, उसके डेटा के बारे में। एंड अगर आपको ये एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल्सो हम यहाँ पर मार्केट के नॉइज़ के पीछे नहीं भागते, रादर हम मार्केट के सिग्नल्स को डिकोड करते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।